और माना जा रहा है कि कादिरोव के इसी गुस्से से डर कर अलेक्जेंडर लापिन जंग के बीच ही भाग खड़े हुए। कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं लिमान के साथ ही दूसरे इलाकों में मिल रही हार का ठीकरा भी उनके सिर ही न फोड़ दिया जाए, क्योंकि पिछले करीब 2 महीने से यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जोरदार हमलों का सामना करने में रूस के सैनिक फेल हो गए, जिसके लिए अलेक्जेंडर लापिन पर भी उंगलियां उठने लगी, क्योंकि वो खुद रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मुखिया हैं, जिन्हें यूक्रेन की जंग में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि वो इसे पूरा कर पाने में नाकाम रहे और इसी वजह से वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। माना जा रहा है कि पुतिन के 2 बेहद करीबी लोगों के विरोध के बाद ही अलेक्जेंडर लापिन छुट्टी के बहाने कहीं जाकर छिप गए। बिहार के अररिया में भीषण हादसे में एक मासूम की मौत हो गई और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जिले के ताराबाड़ी इलाके में एक फर्नीचर व्यापारी के घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसमें पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। साथ ही व्यापारी के एक 15 साल के बच्चे की भी झुलसने से मौत हो गई। तस्वीरों में पूरा घर आग की लपटों से घिरा दिखा। व्यापारी घर से ही फर्नीचर का काम करते थे, जिसकी वजह से आग और विकराल होती चली गई। घर पर ही फर्नीचर पर होने वाले पेंट का सामान भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने देर शाम तक आग पर काबू पाया। हादसे में जिस बच्चे की मौत हुई वो छठ पर अपने मामा के घर आया हुआ था और जिस वक्त आग लगी वो बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से झुलस गया और जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें सड़क, पानी, बिजली और सीवर को मुद्दा गरमाया गया और बैठक को 2 घंटे के लिए टालना पड़ा। दोबारा चर्चा शुरू हुई तो भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इतनी कम राशि में विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि बैठक में पार्षद और मेयर के फंड को बढ़ाने पर मोहर लग गई। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया हारते हारते बचा। अफगानिस्तान को 4 रन से हराकर उसने सेमीफाइनल में अपनी उम्मीद बरकरार रखी, लेकिन आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक उसकी सांस अटकी रही। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 168 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 164 रन ही बना पाई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम तभी सेमीफाइनल में पहुंचेगी जब शनिवार को इंग्लैंड श्रीलंका के हाथों हार जाए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रेउसा इलाके में एक मगरमच्छ ने वन कर्मियों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। हमले में वनकर्मी के हाथ और शरीर पर मगरमच्छ के दांत लगे हैं। हालांकि तुरंत ही दूसरे वनकर्मियों ने मगरमच्छ पर काबू पा लिया। मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मियों ने मगरमच्छ को दोबारा काबू करके घाघरा नदी में छोड़ दिया। काफी प्रयास के बाद उसको पकड़ा गया और रेस्क्यू करते हुए उसको वापस घाघरा नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल पिछले कई दिनों से ग्रामीण मगरमच्छ के आने से डरे हुए थे। उधर लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार लोगों को कूदकर जान बचानी पड़ी। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाती दिखी। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग में पूरी कार बुरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पर ईडी ने छापा मारा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कारोबारी अमित अग्रवाल के घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई, जहां ईडी की टीम ने काफी देर तक तलाशी ली। आरोप है कि हेमंत सोरेन के करीबी अमित अग्रवाल ने अवैध तरीके से सेना की कुछ जमीन पर कब्जा किया था। ईडी ने अमित अग्रवाल के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया, जिसमें 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकवादियों ने जिन 2 मजदूरों पर हमला किया उनमें एक बिहार का रहने वाला है जबकि दूसरा नेपाल से है। दोनों अनंतनाग जिले के एक प्राइवेट स्कूल में काम करते थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक अनोखा मामला सामने आया। वहां आरटीआई कार्यकर्ता को जब एक मामले में 9000 पन्नों की जानकारी दी गई तो उसे लेने के लिए वो बैलगाड़ी लेकर पहुंच गया। इसके बाद बैलगाड़ी पर कागजात को लाद कर वो बैंड बाजे के साथ नगर परिषद के दफ्तर से निकला, जिसको देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। जिसके बाद गाजे बाजे के साथ वो कागज लेकर अपने घर पहुंचा। बताया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता माखन धाकड़ को कई महीनों तक इसके लिए नगर परिषद दफ्तर के चक्कर काटने पड़े, इसलिए जैसे ही उसे सूचना अधिकार के तहत कागजात मिले वो खुशी से झूम उठा। कई महीनों बाद मुझे जानकारी मिली है, उसके लिए 10 भटका। हालांकि इस जानकारी को निकलवाने में युवक को 25,000 रूपए जमा करवाने पड़े, जो उसने कर्ज लेकर जमा किए।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या से हड़कंप मच गया। स्कूल से लौटा बच्चा खून से लथपथ अपनी मां के शव को देखकर घबरा गया और इसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी, जिसके बाद वो पुलिस के साथ पहुंचे और छानबीन शुरू की गई। अलमारी का लॉकर वो खुला हुआ है, हल्के ब्लड के निशान उसमें भी हैं। हालांकि हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस लूट और रंजिश का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। खबर है कि रूस के हथियारों की फैक्ट्री में 24 घंटे ताबड़तोड़ प्रोडक्शन किया जा रहा है। पुतिन ने कुछ रोज पहले ये आदेश जारी किया था कि उनकी सेना को हथियारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, जबकि उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो हथियारों की कमी पड़ने पर उन्हें बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को जेल तक भेजने की धमकी दे दी थी। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना की मार से रूस की फौज को हथियारों के लाले पड़ गए हैं। जिन टैंकों पर रूस को नाज था वो यूक्रेन की जंग में कबाड़ का ढेर हो गए। जो बख्तरबंद गाड़ियां उनके सैनिकों की सुरक्षा के लिए थीं, वो मिसाइलों के वार से धराशायी हो गईं। दावा किया गया कि रूस की तोप भी यूक्रेन के बमों के आगे ठहर नहीं पाई, जबकि उसकी दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को भी यूक्रेन ने हवा में ही मार गिराया। जंग के मैदान में रूसी सैनिक ऐसे हथियारों के लिए तरसने लगे जो यूक्रेन का मुकाबला कर सकें, और इसी कमी को पूरा करने के लिए रूस की कंपनियां तेजी से हथियार बनाने में जुटी हैं। क्योंकि उनके मालिकों को डर है कि अगर उन्होंने पुतिन के आदेश को पूरा करने में जरा भी कोताही बरती तो जेल ही उनका ठिकाना होगा, और इसीलिए रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों में बिना रुके दिन रात काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जा सकें। दावा है कि खैरसोन में रूसी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां के ज्यादातर इलाकों को रूस के हाथों से छीन लिया है। दावा किया गया कि खैरसोन किसी भी वक्त रूसी सेना के हाथों से फिसल सकता है। इसी तरह डॉनबास में भी रूस के सैनिकों का हाल बुरा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां भी यूक्रेन की सेना उन पर भारी पड़ रही है, और माना जा रहा है कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह हथियारों की कमी भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन ने रूस में हथियारों के उत्पादन पर खुद नजर बनाई हुई है। पुतिन जानते हैं कि जंग के इस मोड़ पर जरा सी भी कोताही हार की वजह बन जाएगी, क्योंकि उनकी सेना उन इलाकों से भी पीछे हट रही है जो उसने जंग की शुरुआत के कुछ महीनों में ही कब्जे में ले लिए थे। इसके साथ ही पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रहे हथियार भी पुतिन के लिए नासूर बन गए हैं। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने अब तक की जंग में रूस के करीब 75,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से उसने रूस के 3,000 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। सबसे ज्यादा चोट तो पुतिन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को लगी। दावा किया गया कि अब तक 5,500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां धराशायी कर दी गई, जबकि रूस के 200 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन की सेना के हमले की भेंट चढ़ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 277 लड़ाकू विमान और 258 अटैक हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, और आसमान से बरसने वाली रूस की 400 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों को धराशायी कर दिया। और माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि इन दिनों न सिर्फ पुतिन बल्कि उनके करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। तभी तो उन्होंने अपने ही देश की हथियार कंपनियों के मालिकों को जेल भेजने तक की चेतावनी दे दी थी। माना जा रहा है कि हथियारों की कमी की वजह से ही पुतिन की सारी रणनीति बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि जिस सेना के पास हथियार ही नहीं होंगे वो जीत से ज्यादा अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगी। साथ ही सेना में विद्रोह का खतरा भी बढ़ जाता है, और माना जा रहा है कि पुतिन भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि हथियारों का उत्पादन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री यूं ही तो दावा करेंगे नहीं। जाहिर तौर पर उनके पास खैरसोन में जमीनी हालात की ठोस जानकारी है। जंग के शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिका ने जो जो भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही निकली है। यानी बस चंद दिनों की बात है, पुतिन के हाथ से खैरसोन खिसक भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी हार होगी। और एक तरह से कहा जाए तो पुतिन की नाक ही कट जाएगी, क्योंकि खैरसोन ऐसा इकलौता बड़ा शहर है जो जंग की शुरुआत से ही रूस की मुट्ठी में बंद है। खार्किव से लेकर डॉनबास तक में रूस के बड़े से बड़े किले ढह गए, लेकिन खैरसोन में पुतिन के पैर कोई टस से मस नहीं कर सका। मगर खैरसोन में यूक्रेन के जबरदस्त वार ने पुतिन के कब्जे की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। इसलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा कि उन्हें वाकई लगता है कि यूक्रेन खैरसोन के बाकी हिस्से पर भी कब्जा जमा सकता है, उसमें ऐसी क्षमता है। जबकि खैरसोन में रूस ने अपनी जान लगाई हुई थी। कहा जा रहा था कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना यूक्रेन से इसलिए नहीं लड़ रही क्योंकि उसने खैरसोन में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन फिर भी खैरसोन में रूस की हालत बहुत नाजुक है, इतनी नाजुक कि वहां रूस के बैठाए अधिकारी ही खुद कह रहे हैं कि रूस खैरसोन में नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से अपनी सेना पीछे खींचने की तैयारी में है, ताकि रूस के जवान अपनी जान बचाकर भाग सकें। खैरसोन प्रांत को यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो 2 हिस्सों में बांटती है।
यूक्रेन की फौज उस नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रही है। इसलिए रूस के अधिकारी का कहना है कि उनकी सेना नीप्रो के पश्चिमी तट से पीछे हट सकती है। अगर रूस पीछे हटा तो इसका मतलब होगा कि खैरसोन शहर में उसका सिंहासन डोल जाएगा, क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण में ही खैरसोन प्रांत की राजधानी खैरसोन शहर है, जहां अब भी रूस का ही कब्जा है। खैरसोन शहर रूस के लिए नाक का वो सवाल है जिसे बचाने के लिए रूस ने अपने हजारों सैनिक वहां तैनात कर दिए थे। मगर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नीप्रो के पश्चिमी तट से रूसी सेना के कमांडर ही भाग खड़े हुए हैं, और जब ऑपरेशन संभालने वाले कमांडर ही मैदान छोड़कर चले जाएं तो बेचारे सैनिक क्या जंग लड़ेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि फ्रंट लाइन पर मौजूद रूस के आम सैनिक बिना किसी ऑर्डर, बिना किसी कमांड के अपनी मौत का इंतजार करने को मजबूर हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो यूक्रेन से लड़ें कैसे। एक पश्चिमी अधिकारी ने साफ कहा कि कुछ रूसी कमांडरों ने नीप्रो नदी के दूसरी तरफ अपना अड्डा जमा लिया है और पश्चिमी तट पर अपने सैनिकों को यूक्रेन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ तक कि रूस की सेना के रिजर्व में मौजूद जो सैनिक फ्रंट लाइन पर पहुंच रहे हैं, उनके पास हथियार तक नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों ने रूस पर ऐसी तगड़ी मार की है कि वो सैनिकों के पास खत्म होते हथियारों की कमी ही पूरी नहीं कर पा रहा। और जंग बिना हथियारों के नहीं लड़ जाती। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भर भर कर हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में खैरसोन शहर पुतिन के हाथ से निकल सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं निकलेगा, बल्कि यूक्रेन के हाथ में उसका क्राइमिया भी उसे दोबारा सौंप देगा और पुतिन की जान उनके हलक में आ जाएगी, क्योंकि खैरसोन से ही क्राइमिया तक जमीन का इकलौता रास्ता जाता है और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसे रूस ने 2014 में ही हथिया लिया था। क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने पूरी दुनिया को ये बिल्कुल साफ कर दिया था। उस पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन खैरसोन में जिस हिस्से से रूस की सेना को उखाड़ फेंकना चाहता है, वहां एक बहुत बड़े बांध का हिस्सा भी आता है। उस बांध से क्राइमिया में सिंचाई के लिए पानी जाता है। अब अगर यूक्रेन क्राइमिया का पानी ही बंद कर देगा तो वहां रूस प्यासा मर जाएगा। लेकिन पुतिन ने यूं ही यूक्रेन पर हमला किया नहीं है, इसलिए यूक्रेन डरा हुआ है। उसे खैरसोन से बढ़त पाकर भी अपनी ताकत पर भरोसा नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे रूस का ही फैला हुआ बहुत बड़ा जाल नजर आ रहा है। ऐसा जाल जिसमें जेलेंस्की को फंसाकर पुतिन यूक्रेन के दूसरे हिस्से हथियाना चाहते हैं। जेलेंस्की और पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों को लग रहा है कि रूस खैरसोन से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि यूक्रेन को पछाड़ने के लिए साजिश बुन रहा है। खैरसोन में रूस के अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी सेना नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से निकलकर उसके पूर्वी तट पर एकजुट होने की तैयारी में है। लेकिन वो होता है ना कि शिकारी शिकार करने से पहले एक कदम पीछे खींचता है। सामने से तो लगता है कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन असल में वो 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी में होता है। यूक्रेन को डर है कि पुतिन वही कर रहे हैं। वो अपनी सेना को नीप्रो नदी के पूर्वी तट पर ले जाने का प्लान बना रहे हैं ताकि यूक्रेन पर तगड़ा वार कर सकें। पीएम नरेंद्र मोदी आज मिशन हिमाचल प्रदेश पर रहेंगे। पीएम आज हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली दोपहर 1 बजे सुंदरनगर में होगी, जबकि दूसरी रैली दोपहर 2:45 पर सोलन में होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुंदरनगर और सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पैथोलॉजी सेंटर में घुसकर कुछ लोगों ने एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। बताया गया कि पैसों को लेकर उनके बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और फिर विवाद इतना बढ़ा कि वो लोग उस पर टूट पड़े। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाता दिखा। तभी 5 लोग पैथोलॉजी सेंटर में घुस आए और उस आदमी से बहस करने लगे। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि इस दौरान उस कर्मचारी ने मारपीट कर रहे लोगों से बचने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उसे लगातार पीटते रहे। मारपीट करने के बाद आरोपी वहां रखी एक मशीन लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से मशीन भी बरामद कर ली। बताया गया कि पैसों के लेन देन के विवाद में आरोपियों ने पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले उस आदमी की पिटाई की। एनआईए ने हरियाणा के मधुबन के बस्ताड़ा टोल प्लाजा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक जब्त करने के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें कुख्यात आतंकवादी सरगना हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का नाम शामिल है। आरोप है कि ये लोग बब्बर खालसा इंटरनेशनल की कथित सरगना रिंदा के कहने पर हथियारों की खेप तेलंगाना पहुंचाने जा रहे थे। गिरफ्तारी के समय इन लोगों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। ये सभी लोग हरियाणा में गिरफ्तार किए गए थे। आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि 5 मई 2022 को हरियाणा पुलिस ने बस्तारा टोल प्लाजा
बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में बारूद, पिस्तौल और बड़ी संख्या में गोलियां बरामद हुई थी। हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए को जांच के समय 2 आतंकवादियों के बारे में पता लगा, जिसमें संगठन का सरगना हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का नाम भी शामिल है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना रिंदा ने ही हथियार और बारूद की खेप पंजाब पहुंचवाई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने दुश्मन रूस और चीन से मदद मांगी है। अमेरिका को इनके आगे इसलिए हाथ फैलाना पड़ा क्योंकि उसकी लाख चेतावनियों के बाद भी किम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि किम अब न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है और इसी बात से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि अमेरिका को यह डर है कि अगर उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिया तो उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को रोकने की हर संभव कोशिश की थी। किम की मिसाइलों के जवाब में अमेरिका ने भी एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। यहां तक कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा के पास कई दिनों तक मिलिट्री ड्रिल भी की, लेकिन इसके बाद भी किम अमेरिका के आगे नहीं झुके। इसी वजह से अमेरिका ने किम को रोकने के लिए रूस और चीन से मदद मांगी ताकि वो उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे परमाणु टेस्ट करने से रोकें। उत्तर प्रदेश के बागपत में शुगर मिल का शुभारंभ करने पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री की सभा में हंगामा खड़ा हो गया। हालात बिगड़ते देख वहां मौजूद दूसरे नेता और अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और किसी तरह से मामले को शांत कराया। बताया गया कि भाषण के दौरान आरएलडी के नेता ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भड़क गए और उनके बीच कहासुनी हो गई। हालांकि मामला शांत होने के बाद मंत्री ने हवन पूजन कर शुगर मिल का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है और बीजेपी के स्टार प्रचारक एक दिन में लगातार कई रैलियां कर रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के बिलासपुर, राजपुरा और चाको में कई बड़ी रैली करने वाले हैं। तो हिमाचल में बीजेपी ने अभियान तेज कर दिया है। 12 नवंबर को वहां पर वोटिंग है और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल जेपी नड्डा ने रोड शो किया जिसमें काफी तादाद में स्थानीय बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और आज जेपी नड्डा की 3 अहम रैलियां हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकी घटनाएं तेज कर दी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इसके लिए बड़ी साजिश रची गई, जिसमें घुसपैठ कराना भी शामिल है। इसी वजह से पिछले 1 हफ्ते में 5 बड़े एनकाउंटर हुए। वित्तीय सहायता जैसे जैसे उसको मिलेगी वह आतंकियों को उसी हिसाब से फंडिंग मुहैया करवाएगा। पाकिस्तान के पैंतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने घाटी में ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की बारूदी सुरंग तबाह करते नजर आए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना बारूदी सुरंग बिछाकर किसी बड़े हमले की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले कि वो इस हमले को अंजाम दे पाते यूक्रेन की सेना ने उसे बर्बाद कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सड़क पर बारूदी सुरंग बिछी नजर आई, जिस पर यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से बम गिरा दिया, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना ताकतवर था कि वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। गुजरात चुनाव को पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनकी गुजरात दौरे का आज 30वां दिन है और आज फिर से वो चुनाव समिति की बैठक करेंगे जिसमें 13 जिलों के 77 उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बैठक में संगठन से जुड़े पदाधिकारी और पार्टी से जुड़े नेता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में चोरी की वारदात से नाराज टीचरों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। तो हमारे तरफ से 3 टीमें बनाई भी गई हैं। आरोप है कि कई महीनों से शिक्षकों के घरों में चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस मामलों को सुलझाने में नाकाम रही। यूक्रेन ने निकोलेव में रूस के कब्जे वाले इलाके में मौजूद एक बड़े तेल डिपो को हमला करके तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने मिसाइलों से रूस के तेल डिपो को निशाना बनाया और उन मिसाइलों के वहां टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तो वहां आग का बवंडर उठने लगा। दूर दूर तक जहां भी नजर गई बस आग ही आग दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कई किलोमीटर तक ज्वालामुखी का लावा बह रहा हो। तेल डिपो में लगी आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई घंटों तक धमाके होते दिखाई दिए।
ताबड़तोड़ विस्फोट से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया तेल डिपो में रूस के कई सैनिक मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 43 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने अमीबेन याज्ञनिक को टिकट दिया है। अमीबेन याज्ञनिक मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, तो वहीं पोरबंदर से कांग्रेस ने अर्जुन मोढवाडिया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के एक विधायक पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा। बताया गया कि विधायक रामनिवास वर्मा अपने समर्थकों के साथ लखनऊ जा रहे थे और इसी दौरान बाराबंकी के पास एक टोल प्लाजा पर उनकी और उनके समर्थकों की वहां तैनात कर्मचारियों से झड़प हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की भीड़ टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर टूटती दिखाई दी। आरोप है कि इस दौरान महिला कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया। जितने सारे लोग थे ना, वो दौड़ के आके मारने लगी। बताया गया कि विधायक ने अपने काफिले में मौजूद 20 से ज्यादा गाड़ियों को बिना टोल चुकाए निकालने के लिए दबाव बनाया और जब बात नहीं बनी तो उनके समर्थकों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 12 नवंबर तक सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है। सुशील को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने सुशील कुमार को पत्नी के इलाज के लिए मानवता के आधार पर जमानत दी है। आरोपी सुशील कुमार को जमानत देते हुए रोहिणी कोर्ट ने कहा कि 2 पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए हमेशा सुशील कुमार के साथ रहेंगे। दिल्ली पुलिस के दोनों जवानों का खर्चा आरोपी सुशील कुमार को ही उठाना होगा। साथ ही कोर्ट ने सुशील कुमार को 10,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी जेल सुप्रिंटेंडेंट को जमा करवाने का भी आदेश दिया है। यूक्रेन की जंग में तहलका मचा रही रूस और ईरान की जोड़ी ने एक बार फिर दुनिया की सांसें अटका दी। हुआ यह कि ईरान का एक मिलिट्री कार्गो प्लेन रूस पहुंच गया, जिसके अंदर क्या है वो रूस और ईरान के सिवा किसी को नहीं मालूम। लेकिन माना जा रहा है कि उसमें वो हथियार भरे हैं जो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। ईरान का रूस को दिया शाहिद ड्रोन पहले ही यूक्रेन पर मौत बरसा रहा है। उसने जंग में पुतिन का पलड़ा भारी कर दिया है और जेलेंस्की सिर पकड़कर बैठने को मजबूर है। इसलिए जब से ईरान की वायुसेना का मालवाहक विमान रूस के व्युनकवा एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े होने की तस्वीर सामने आई है, तभी से सभी देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान का विमान अपने साथ क्या लेकर आया है वो एक टॉप सीक्रेट है। अब बस सब यही सिर खुजाने में लगे हैं कि ईरान और रूस की जोड़ी जाने क्या गुल खिलाने वाली है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मथुरा जिला अस्पताल पहुंचाया। बड़ी खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं। टक्कर काफी भीषण थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है टक्कर के बाद, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर 2 कारें आपस में टकरा गई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने चीन के एक ठिकाने पर मिसाइल से हमला कर दिया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने निकोलेव में चीन के तेल डिपो को निशाना बनाया, जिसमें दावा है कि चीन को काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना ने जानबूझकर चीन के तेल डिपो पर मिसाइल दागी। आरोप है कि पुतिन के सैनिक निकोलेव में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिनमें अलग अलग देशों के तेल डिपो को काफी नुकसान हो रहा है। बताया गया कि जब रूसी सेना की मिसाइल चीन के ठिकाने वाले तेल डिपो पर गिरी तो वहां जोरदार धमाका हुआ। खबर है कि रूसी सेना ने चीन के जिस तेल डिपो को निशाना बनाया वहां से खाने वाले तेल का कारोबार होता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ऐसे हमले इसलिए कर रहा है ताकि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से रूस पर कई पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। बताया गया कि इसी बात से चिढ़े पुतिन अब बदला ले रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ट्रक की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से वो हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग दौड़कर आए और समय रहते हुए ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। लेकिन कुछ देर बाद आग ज्यादा भड़क गई और ट्रक से ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जेलेंस्की को एक और घातक मिसाइल की खेप मिलने की खबरों से रूस में खलबली मच गई।
रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकियों को दरकिनार करते हुए पश्चिमी देश यूक्रेन को बेहद खतरनाक मानी जाने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस करने की तैयारी में है, जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब हवा से मार करने वाली एक क्रूज मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई तो फिर टारगेट की तबाही पक्की मानी जाती है। इस मिसाइल की मदद से सैन्य ठिकानों के साथ ही फर्राटा भर रही बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और खबर है कि ब्रिटेन और फ्रांस की बनाई इस स्टॉर्म शैडो मिसाइल की पहली खेप जल्द ही पोलैंड पहुंच भी जाएगी, जहां पोलैंड के इंजीनियर इस मिसाइल को यूक्रेन के सुखोई 24 अटैक एयरक्राफ्ट में लोड करेंगे। और रूस को आशंका है कि जेलेंस्की की सेना इस घातक मिसाइल से लैस लड़ाकू विमानों की मदद से यूक्रेन में मौजूद उसकी फौज पर कहर बनकर टूट पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के हथियारों की मदद से ही कई मोर्चों पर यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी है। और ऐसे में अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ये घातक मिसाइल भी मिल गई तो रूस की मुसीबत बढ़नी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइल जीपीएस सिस्टम से लैस है और अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। दावा किया गया कि एक बार फाइटर जेट से लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। और स्टेल्थ तकनीक इस मिसाइल की एक और ताकत है जिसकी मदद से ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। ये मिसाइल 450 किलो विस्फोटक लेकर करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर लेती है। साथ ही इस मिसाइल की मदद से 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए रूस यूक्रेन को इस घातक मिसाइल की खेप मिलने से बौखला गया, क्योंकि खैरसोन के कई इलाके पहले ही जेलेंस्की की सेना उसकी फौज से छीन चुकी है। और पश्चिमी मीडिया दावा कर चुका है कि सिर्फ खैरसोन में ही नहीं बल्कि खार्किव प्रांत में भी यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और रूस के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए यूक्रेन मिसाइलों की बारिश कर रहा है। और दावा किया गया कि कई इलाकों में तो यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से रूसी सेना के हौसले पस्त होने लगे हैं। ऐसे में रूस को डर है कि अगर यूक्रेन की सेना ने दुनिया की सबसे घातक मानी जाने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल की मदद से हमले शुरू कर दिए तो फिर खैरसोन और खार्किव उसके हाथ से फिसल सकते हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर पश्चिमी देश पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। जबकि रूस की चेतावनी से अलग अमेरिका के जासूसों ने पुतिन के संभावित परमाणु हमले पर बहुत बड़ा इनपुट दिया, जिसके मुताबिक पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और वो कभी भी यूक्रेन पर एटम बम गिरा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूस की सेना को कई मोर्चों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि वो यूक्रेन की जंग कहीं हार न जाए। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन में धराशायी हुई तो पुतिन परमाणु बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन को डराने के लिए काला सागर में न्यूक्लियर हथियार चला सकता है। इसके अलावा पुतिन की सेना यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने पर कम ताकत वाला परमाणु बम फोड़ सकती है। आशंका यह भी है कि यूक्रेन के किसी शहर पर विनाशकारी परमाणु हमला हो सकता है, जैसे अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में किया था, जिसकी वजह से वहां तबाही मच गई थी। कहा तो यह तक जा रहा है कि रूस नेटो के ठिकानों और अमेरिका के शहरों को लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से निशाना बना सकता है। दावा है कि रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों को अलग अलग जगहों पर तैनात भी कर चुका है, ताकि पुतिन का इशारा मिलते ही रूसी सेना पश्चिमी देशों पर परमाणु बम फोड़ दे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना यूक्रेन जंग को परमाणु युद्ध में बदलने की तैयारी कर चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हमला करने के लिए 4500 परमाणु हथियारों को तैयार कर रखा है। इनमें 1185 परमाणु हथियारों को रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया है, जबकि 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पुतिन का यह कदम आत्मघाती होगा, क्योंकि रूस के परमाणु हथियार चलाने के बाद अमेरिका और नेटो के देश चुप नहीं बैठेंगे। पुतिन को जवाब देने के लिए वो भी न्यूक्लियर हथियार चलाएंगे, जिसके बाद ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उधर रूस की मदद करने के मुद्दे पर अमेरिका के बाद नेटो भी ईरान पर बुरी तरह भड़क गया। इस बार नेटो के प्रमुख ने ईरान को चेतावनी दी कि वो रूस को हथियार देना तुरंत बंद कर दे, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ईरान को नेटो के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी मीडिया कई बार यह दावा कर चुका है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की वजह से ही पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है। इस बीच ये खबर सामने आई कि ईरान एक बार फिर से रूस को हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है। हथियार भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी ड्रोन के बाद अब ईरान की मिसाइलें भी यूक्रेन में तबाही मचा सकती हैं। इस खबर के सामने आने के बाद नेटो ने एक बयान जारी किया। उस बयान में कहा गया कि ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ऑफर कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस युद्ध में किसी भी देश को मॉस्को का समर्थन नहीं करना चाहिए। यूक्रेन की तरफ से भी ईरान पर रूस की मदद करने के आरोप लगाए जा चुके हैं।
लेकिन ईरान ने इस बात को कभी नहीं माना कि उसके ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए किया गया, जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के ड्रोन ही पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध में ब्रह्मास्त्र का काम कर रहे हैं। और इसीलिए रूस ने ईरान को 2000 से ज्यादा ड्रोन का ऑर्डर दिया है। खबर है कि अब तक करीब 400 आत्मघाती ड्रोन रूस को मिल चुके हैं, जिनमें कई ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में किया भी जा चुका है। अगर पश्चिमी मीडिया का दावा सही साबित हुआ तो बहुत जल्द आत्मघाती ड्रोन के अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें भी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना के छक्के छुड़ाती नजर आएंगी। हालांकि रूस ने कभी नहीं माना कि यूक्रेन जंग में उसे ईरान से किसी भी तरह की मदद मिली। इजरायल में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी से चरमपंथी संगठन हमास तिलमिला गया। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि उनकी जीत का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही हमास ने गाजा पट्टी में अपने गढ़ से इजरायल पर हवाई हमला कर दिया। और इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में गाजा पट्टी से एक रॉकेट उड़ान भरता दिखा। इजरायल ने दावा किया कि गाजा पट्टी की तरफ से एक के बाद एक 4 रॉकेट दागे गए, जिनमें एक को उसके शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि बाकी 3 रॉकेट इजरायल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही जमीन पर गिर गए। इसके बाद इजरायल की सेना ने पलटवार करते हुए गाजा पट्टी में मजबूत पकड़ वाले इस चरमपंथी संगठन की रॉकेट बनाने की फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हमास को भारी नुकसान होने का दावा किया। उधर खबर है कि फिनलैंड और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी है। जानकारी ये मिली है कि 10 लाख रुपए न देने पर गोली मारी गई है। तो इस वक्त व्यापारी का इलाज चल रहा है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है कि क्या कोई पुरानी रंजिश भी थी जिसकी वजह से विवाद ज्यादा बढ़ गया, लेकिन बदमाशों ने कारोबारी पर गोली मारी है। 10 लाख रुपए न देने पर गोली मारने का आरोप है बदमाशों पर। फिलहाल व्यापारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के सिवान से ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। कारोबारी को गोली मारी गई है। इस वक्त कारोबारी की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। जानकारी ये मिली है कि 10 लाख रुपए न देने पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारी है।